नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। मेला प्राधिकरण ने इस बार विशेष रूप से 12 नवंबर से मेला क्षेत्र में भूमि और सुविधाओं के आवंटन की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्णय लिया है। इस आयोजन के तहत सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। मेला प्रशासन ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आवेदन प्रक्रिया का प्रबंध किया है ताकि संस्थाओं को आवेदन करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने संस्थाओं के पंजीकरण के लिए अपनी वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी है, जहां 12 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। उस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष भट्ट प्रयागराज से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, महाकुंभ की एक तरफ जोरों से तैयारी है और आवंटन को लेकर भी अब सूचना सामने आई है, क्या कुछ अपडेट्स है इस पर? देखिए ज़रा जिस तरीके से बता दें कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है महाकुंभ जो 2025 का। तो अगर उसको लेके अगर बात करें, भूमि आवंटन की बात करें या तमाम तरीके की जो आवंटन है वो 12 नवंबर से शुरू होने की बात कही जा रही है। तो उसको लेकर साथ ही साथ एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी अखाड़े की परंपराएं हैं, अखाड़े की भी परंपराएं अगर 3 दिसंबर की बात करें तो नगर आगमन के साथ वो भी शुरू हो गई है। और धीरे धीरे करके जितने भी हमारे अखाड़े हैं वो भी इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो कुंभ से रिलेटेड प्रक्रियाएं होती हैं, उसका भी सिलसिला शुरू हो चुका है। और हम जरा इस समय बात भी करें तो इस समय हम बड़ा उदासीन अखाड़े में बैठे हैं और हमारे साथ तमाम महंत भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि देखिए, कुंभ एक बड़ा आयोजन होता है और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, और जिसमें अखाड़े की अगर बात ना की जाए तो कहीं ना कहीं बात अधूरी होती है। तो पूरे अगर बात किया जाए तो किस तरीके की परंपराएं होती है, कैसी परंपराएं होती है, इस पर तमाम बात करने के लिए हमारे साथ महंत है, श्री दुर्गा दास जी महंत है, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, जिस तरीके से अगर अखाड़े की बात करी जाए तो किस तरीके से आपका नगर आगमन का क्या तरीका होता है, और अगर बात करें तो पेशवाई का, भूमि पूजन का, ध्वजा रोहण का, तो क्या किस तरीके से इसमें जो अखाड़े के जो नियम होते हैं किस तरीके से होते हैं जी? सर्वप्रथम अखाड़ा शब्द जो है, इसमें कुछ लोग जो है ना, जानकार जो ज्ञानी है वो तो सभी जानते हैं। अज्ञानता के रूप में या प्रचलन, जो सार्वजनिक प्रचलन है कि अखाड़ा मल्ल युद्ध को है जो उसको अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा शब्द जो है एक विशेष समूह जहाँ पर एकत्रित होकर के और एक विशेष किसी चीज का वहाँ पे अध्ययन किया जाता हो या वहाँ पे प्राप्ति किया जाता हो, उसको अखाड़ा कहते हैं। तो संतों का जो ये अखाड़ा है, इसमें शास्त्र और शस्त्र और आध्यात्मिक, इन सब चीजों का एक साथ है। जो यहाँ पे ये जो संत होते हैं उनको उसमें जो मजबूती दिया जाता है, उसमें वो संत प्रकांड रूप से विद्वान होते हैं, नागा होते हैं और सनातन धर्म के लिए वो तैयार होते हैं। वो अखाड़ा का शब्द आता है। और अखाड़े जो हैं, इसका संचालन पंच परमेश्वर के रूप में है, जो पंचायत के रूप में जो आज भी प्रचलित है देश के नियमावली में कि पंचायत के रूप में किया जाए। तो ये हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है। पंच परमेश्वर, पंच जो होते हैं, पंचायत जो होती है उसमें जो मुख्य रूप से 5 होते हैं हमारे परमेश्वर का रूप, उनका जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। तो ये पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़े के रूप से सभी जो अभी प्रचलित हैं 13 अखाड़े हैं, वो सभी पंचायती के रूप में, और उनका जो निर्णय होता है पंच परमेश्वर के द्वारा होता है। और अखाड़ों का जो भी संचालन होता है पंच परमेश्वर के द्वारा ही संपन्न होता महाराज, है। जिस तरीके से अब मेला प्राधिकरण के द्वारा आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप लोगों ने भी भूमि निरीक्षण किया, अब किस तरीके का आगे का क्या होगा, कैसे इसमें अब प्रक्रिया रहेगी अखाड़े की तरफ से? अभी हम लोगों को मेला प्राधिकरण की ओर से भूमि का निरीक्षण कराया गया। माँ गंगा जमुना की कृपा से बहुत ही अच्छी जमीन है जो मेले के लिए हमेशा छोड़ती आई है, क्योंकि गंगा का जो दोनों तट जो है, ये कुंभ मेला है जो माँ का गोद के समान होता है। उसी की रेत में बैठ करके सभी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो अभी मेरा भूमि का निरीक्षण किया गया, उससे सभी संतुष्ट हैं। और आगामी जल्द से जल्द है जो भूमि का जो आवंटन होता है कि अखाड़ों को कितनी जमीन पहले से मिलती आई है और अब कितना है जो बढ़ा करके दिया जाएगा,
उसको आप बहुत ही जल्दी निर्णय करके, जल्द से जल्द निर्णय करके सभी अखाड़ों को भूमि आवंटित कर दिया जाएगा। और जब आवंटित हो जाएगी तो उसी समय से मेला छावनी की तैयारियां शुरू हो जाएगी। अभी सभी संतों का यहाँ पे कई अखाड़ों का नगर है जो प्रवेश हो चुका है। अब यहाँ से नगर प्रवेश होने के उपरांत अब छावनी प्रवेश किया जाएगा। महाराज तो अगर बात किया जाए पिछले अर्ध कुंभ की 2019 की, इस बार के कुंभ में क्या देख रहे हैं? सरकार की तरफ की जितनी भी तमाम जो कार्य किए जा रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं? क्या पिछले बार की अपेक्षा इस बार की क्या दिव्य भव्य की जो बात कही जा रही है वो कितना आप मानते हैं? बहुत ही अच्छा दिव्य भव्य होगा। ये तो अपने आप में है। कुंभ मेला का दिव्यता भव्यता तो प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन जो इस समय है, जो संसाधन है, जो विकास विकसित हुए हैं, विकास किए गए, उसका भी समावेश कर करके अच्छे से अच्छा व्यवस्था प्रशासन की ओर से वहाँ कुंभ मेले में किया जाएगा, ताकि किसी भी संतों को कोई कष्ट ना हो, आए गए भक्तों को कोई कष्ट ना हो और अच्छा संदेश जाए, जैसे विश्व का कल्याण। तो जरा जिस तरीके से महाराज का साफ तौर पे कहना है कि अच्छा संदेश जाए, जिससे कहीं ना कहीं देश नहीं विदेशों तक में अच्छा संदेश जाए, जिससे और साथ ही साथ जो भी आने वाले भक्तगण हैं उनका कहीं ना कहीं कल्याण हो। जी जी आशीष, देखिए ये तो बात हमने कर ली कि परंपरा क्या है अखाड़े की, उस पर बात हो गई। अभी अभी अगर हम जानना चाहें कि देखिए संस्थाओं के पंजीकरण को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि पंजी आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, क्या कुछ इसका पूरा प्रोसेस रहेगा इस आवेदन का, इस पर कुछ विस्तार से बताएं। तो जब अगर बात करें आवेदन की, क्योंकि जो कुंभ और क्योंकि हर साल माघ लगते हैं और अर्ध कुंभ कुंभ ऐसे जो प्रक्रिया है वो 3 साल 6 साल 12 साल में ऐसी प्रक्रिया होती है। तो इसमें तमाम जो संस्थाएं होती हैं, तमाम जो ऐसे कई ऐसे नए संगठन बनते हैं, तमाम उनको लिए तो ऐसे लोगों के लिए भूमि आवंटन होते हैं। तो उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका, जो कि अगर बात किया जाए मेला प्राधिकरण की तरफ से, तो 12 तारीख से 12 नवंबर से ऐसी जानकारी मिल रही है कि 12 नवंबर से वो शुरू होगी। पर ऐसे जो प्रक्रिया होती है, जिनको कहा जाता है, जो ऐसे तमाम, क्योंकि हजारों की संख्या में इसमें संस्थाएं आती हैं, उनका आवंटन होता है, भूमि आवंटन होता है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। पर जो जिनका जो पहले से कहा जाता है कि जिनकी पहले से जो प्रक्रिया शुरू से चली आ रही है, वर्षों से चली आ रही है, तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद जो नए संगठन आते हैं उनको देखा जाता है, उनकी वेरिफिकेशन होता है कि क्या है क्या नहीं, कोई ऐसे तत्व ना घुस जाए, क्योंकि आशीष देश देखिए का सबसे बड़ा जी आशीष देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि पुराने जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है, उनको प्राथमिकता दी जाती है, बाद में जो नए लोग आते हैं। लेकिन इस बार बहुत ही भव्य तरीके से हो रहा है, बहुत सारी चीजें नई ऐड ऑन हुई है इस बार महाकुंभ में। तो क्या हम कह सकते हैं कि नए लोगों को इसमें बहुत सारे नए लोग भी आवेदन कर सकते हैं? देखिए, इसको देखते हुए जो जाहिर तौर पे जो ऐसे लोगों को, मैंने यही बताया कि ऐसे लोग जो कोई भी नया आवेदन करते हैं तो उनकी पहले पूरी हिस्ट्री देखी जाती है, उनकी क्या कैसी संस्था है कैसी नहीं है वो देखने को मिलता है। और देखिए, इस बार की अगर बात करें तो 4000 हेक्टेयर में बहुत बड़ा क्षेत्रफल में ये मेला बसाया जा रहा है, लगभग 25 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो देखिए ऐसे लोगों को भी आवेदन स्वीकृत किए जाते हैं, पर पूरी उसकी एक नियमा होती है, उसकी प्रक्रिया होती है, उसकी गाइडलाइन होती है, उसके अंतर्गत ही उनको इस मेले में शामिल किया जाता है, उनको भूमि आवंटन की जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस खबर पर सभी अपडेट्स के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह गोमती पुस्तक महोत्सव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करने लखनऊ में पहुंचे हैं, जो आगामी 17 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये मेला राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से आयोजित हो रहा है, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण समेत अन्य कई संस्थाएं सहभागी होंगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की जरूरत है। अब टेक्नोलॉजी हमें चला रही है, हम स्मार्टफोन में कैद हो गए हैं, बच्चों की व्यावहारिकता में कमी आई है। एक चैलेंज हम सबके सामने जरूर आया है, और वो आया है कि आज के इस डिजिटल युग में हम अधिकाधिक स्मार्टफोन में कैद होकर के रह गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, अब वहाँ उस स्थिति पर हम पहुँच रहे हैं जब टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग गया है, और हमें इससे बचना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह गोमती पुस्तक महोत्सव अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुरूप देश के सबसे बड़े पुस्तक मेले के रूप में हमें इसे
आगे बढ़ाना होगा। कांग्रेस ने यूपी में अपना जमीनी आधार बढ़ाकर सियासी मजबूती हासिल करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए यूपी कांग्रेस ने उन बसपा नेताओं की सूची तैयार की है जिनके अपने अपने क्षेत्रों में पकड़ तो है, लेकिन बसपा के कमजोर पड़ने की वजह से चुनावी राजनीति में अपना दमखम नहीं दिखा पाए। प्रदेश कांग्रेस ने अपने जिला संगठनों को कहा कि वो अपने जिलों में ऐसे बसपा नेताओं से संपर्क कर उन्हें कांग्रेस नेतृत्व के सामाजिक न्याय के संबंध में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दें, उन्हें कांग्रेस से जोड़ें। दरअसल कांग्रेस का मानना यह है कि बसपा के ऐसे नेताओं को जोड़ने से सूबे में दलित और अति पिछड़े वर्ग में पार्टी की पैठ बढ़ेगी। इससे कांग्रेस का संगठन तो मजबूत होगा ही, साथ ही सियासी ताकत भी बढ़ेगी। दिलचस्प यह है कि कांग्रेस ने उपचुनाव में ही अपनी इस रणनीति को अमल में लाना शुरू कर दिया है। जल्द ही जिलों में ऐसे बसपा नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। गोंडा जिले में यूपी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 मदरसों में छापेमारी कर जांच की है। इस दौरान 18 मदरसों के संचालक अपनी फंडिंग और संचालन के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। एटीएस की इस छापेमारी के बाद कई मदरसों को बंद कर उनके संचालक फरार हो गए। छापेमारी के दौरान एटीएस की टीम को कई दस्तावेज मिले हैं जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है। एटीएस ने संचालकों से फंडिंग और संचालन के दस्तावेज मांगे हैं और इस पर गहन जांच की जा रही है। पिछले 3 दिनों में एटीएस टीम ने धानेपुर थाना क्षेत्र के 20 मकतब मदरसों की जांच की है। इस छानबीन को आगे बढ़ाते हुए जिले के कुल 286 मकतब मदरसों की जांच की योजना बनाई गई है। एटीएस ने जिले में डेरा डाल लिया है और सभी मदरसों के संचालन और फंडिंग से जुड़े तथ्यों का गहराई से निरीक्षण कर रही है। और आपको बता दें, यूपी एटीएस की छापेमारी की जा रही है मदरसों पर। गोंडा में यूपी एटीएस द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी करके एक के बाद एक मदरसों में फंडिंग और संचालन को लेकर जांच की जा रही है। यूपी एटीएस ताबड़तोड़ की जा रही इस छापेमारी से मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, छापेमारी के बाद कई मदरसा संचालक अपने अपने मदरसे को बंद करके फरार हो गए हैं। मदरसा संचालक मदरसे को बंद करके फरार होते समय विद्यालय के बच्चों को बता गए। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ गोंडा से लाइव जुड़ चुके। भूपेंद्र, देखिए, फंडिंग कहां से आता है आखिर, और रजिस्ट्रेशन इन मदरसों के क्यों नहीं हुए थे जो ऐसा वक्त उन पर पड़ा है कि उनको फरार होना पड़ा एटीएस की जांच के बाद? क्या कहेंगे इस खबर पर? इस तरीके से अगर देखा जाए तो तरीके से 286 मदरसे गोंडा में निकले हैं और जिन पर एटीएस ने गोंडा में डेरा डाल दिया है। वहीं अगर बात की जाए तो धानेपुर क्षेत्र को देखते हुए अगर देखा जाए तो धानेपुर क्षेत्र एटीएस ने लगभग 20 मदरसों के ऊपर जो है दबिश दी है। लगभग 20 मदरसों से ऊपर जो मदरसे बने थे उसमें दबिश दी गई है, जिसमें से बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली उसमें यह बताया जा रहा है 18 मदरसा संचालक ऐसे भी हैं जो मदरसे को बंद करके और वहां से फरार हो गए हैं। अब बात ये होती है कि जिस तरीके से मदरसे जिले भर में मदरसे चलाए जा रहे हैं तो आखिरकार उनकी फंडिंग कहाँ से आती है, उसमें जो पैसा आता है वो पैसा आखिरकार मदरसों में कहाँ से आता है, आखिरकार उसके बाद जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसके विकास की शिक्षा दी जाती है, जिसको लेकर एटीएस पूरे जिले में इस समय डेरा डाल दिया है और जिले में जितने भी मदरसे हैं उस मदरसे को खंगाल रही है और मदरसे में लगातार छापेमारी चल रही है। वहीं अगर देखा जाए तो गोंडा में अभी तक 20 मदरसों से ज्यादा के ऊपर जो एटीएस के छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा सूत्र निकल कर नहीं सामने आया है जो ना तो एटीएस अभी जो है एटीएस के जो मोबाइल थे उस पर जो फोन कॉल किया गया और उसको मदरसे का लोकेशन पूछा गया कि आखिरकार कहाँ पे है, उन्होंने लोकेशन बताने से मना कर दिया। लेकिन जिले भर में अगर बात की जाए तो जिले भर में देखा जाए तो एटीएस ने डेरा डाल दिया है और जो अवैध मदरसे हैं और जो मदरसे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाकर और छापेमारी की जा रही है। जी देखिए भूपेंद्र, जो अभियान चलाया जा रहा है 286 मदरसों की अभी जांच पूरी टोटल बताई गई थी कि होनी है। अभी सिर्फ 20 मदरसों का ये हाल है। जब जांच हुई है तो 18 संचालन करने वाले फरार हो चुके हैं। कह सकते हैं इसमें बड़ी फर्जीवाड़ा एक तरह से चल रहा है, क्योंकि ना ही वो ये बता पा रहे हैं कि फंडिंग कहां से आती है, संचालन आखिर कैसे हो रहा है इन मदरसों का। तो क्या कहेंगे इस पर
बड़ा हड़कंप कह सकते हैं कि गोंडा में मच गया होगा। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो है एटीएस की छापेमारी लगातार गोंडा में चल रही है और एटीएस ने डेरा डाल दिया है गोंडा में और 286 मदरसों का जो है जांच करनी है। अब देखने वाली बात होगी कि मात्र 20 से 22 मदरसों में छापेमारी की गई, तो 20-22 मदरसे छापेमारी के दौरान 18 मदरसा संचालक ऐसे भी आएंगे जो मदरसा बंद करके जो है मौके से फरार हो गए। तो अभी तो 286 मदरसों की बात है। अगर 286 मदरसों की जांच होनी है, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार गोंडा में जब 286 मदरसों की जांच होगी तो कितने जो है वैध पाए जाते हैं, कितने अवैध पाए जाते हैं। फिलहाल जो एटीएस की टीम है वो गोंडा में डेरा डाल चुकी है और अवैध मदरसों को खंगाल रही है। जी देखिए, जो फरार हुए हैं 18 मदरसे के संचालक, क्या लगता है आपको ये पकड़ में आते हैं पुलिस को, तो क्या कुछ इन पर आगे अब कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि ना ही वो संचालन कैसे होता है, फंडिंग कैसे होती है, आखिर ये मदरसे कैसे चल रहे हैं, कि कोई जवाब उनके पास संतोषजनक कोई भी जवाब वो पुलिस या आईटीएस को नहीं दे सके हैं। क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है भूपेंद्र? देखिए बिल्कुल जो 18 जो मदरसा संचालक है वो जिस तरीके से फरार हुए हैं मौके से एटीएस के द्वारा जब उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाए, इसीलिए जो मदरसा संचालक थे वो जो है मौके से मदरसे को बंद कर जो है फरार हो गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 18 मदरसा संचालक है और जिस तरीके से वो मौके से फरार हुए हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से गोंडा में एटीएस ने डेरा डाल दिया और जो स्थानीय पुलिस है उनको भी एटीएस साथ में लेकर चल रही। अब देखने वाली बात होगी एटीएस और गोंडा पुलिस दोनों मिलकर जो 18 मदरसा संचालक है या 200 के ऊपर जो मदरसे हैं गोंडा में जिनको एटीएस के द्वारा जांच करनी है, उनमें कितने मदरसे अवैध तरीके से निकल कर आते हैं और उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल भूपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर सभी अपडेट्स के लिए। और शहर खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।